अदृश्यवार सिस्टम लाचार। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज शंखनाद उस बदहाली के खिलाफ जिससे कोरोना के मरीज दो चार हो रहे हैं। आज शंखनाद उस सियासत के खिलाफ जिसके बीच जनता पिस रही है। सियासत फुल है लेकिन जमीन पर इंतजाम पूरी तरह से गुल है। बेड, ऑक्सीजन, वैक्सीन सब एक खोज बना हुआ है। कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई अपना पल्ला झाड़ रहा है और इसी वजह से सबसे पहले बात करेंगे गोवा की। और गोवा से बड़ी खबर आज की यह है कि गोवा के मेडिकल कॉलेज में मरीजों की मौत की आज तक ने जो खबर दिखाई थी, किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मरीजों की जान जा रही है, उसका असर हुआ है। 20,000 लीटर का मेडिकल ऑक्सीजन टैंक मेडिकल कॉलेज में शुरू किया गया है। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद अब वहां का प्रशासन नींद से जागा है और 20,000 लीटर का ऑक्सीजन टैंक शुरू किया गया है। ऑक्सीजन की कमी से बीते 4-5 दिनों में 74 मरीजों की जान चली गई है। आज ही 13 लोगों की मौत की खबर वहां से सामने आई, जिसके बाद लगातार सरकार सवालों के घेरे में है गोवा की। और इन सब के बीच अब जाकर नींद टूटी है। गोवा मेडिकल कॉलेज पर आज तक की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। गोवा में बदहाली की जिस रिपोर्ट का असर हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल पूरा का पूरा मामला है कि और कैसे 74 लोगों की देखते ही देखते जान चली गई। बेबसी, बदइंतजामी, बदहाली, हर वो तस्वीर जो कोरोना के संकट काल में मरीजों को मौत के मुंह में पहुंचा रही है, वो इस अस्पताल में साफ साफ नजर आ रही है। बिस्तर नदारद है, जमीन पर कतारों में मरीज पड़े हुए हैं और ऐसे हाल में दावा जिंदगी बचाने का किया जा रहा है। जिस दौर में कोरोना के मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस दौर में मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते गोवा के मेडिकल कॉलेज का दम फूल गया है, जिसका खामियाजा मरीजों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। दावा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते बीते 4 दिनों में गोवा मेडिकल कॉलेज में 74 मरीजों की जान जा चुकी है। 11 मई को मेडिकल कॉलेज में 26 मरीजों की मौत हुई। 12 मई को 20, 13 मई को 15 और 14 मई को 13 मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। 3-4 दिन पहले 26 लोग मरे थे, उसके बाद 20 लोग मरे। कल 15 पेशेंट्स ने अपनी जान गंवाई और आज मैं आपको बता दूं 13 पेशेंट्स ने अपनी जान गंवाई है। हाई कोर्ट से भी गोवा सरकार को, इस हॉस्पिटल के प्रशासन को फटकार लगाई गई है, लेकिन अभी तक भी कोई भी चीजें यहाँ पर सीखी नहीं जा रही है कि पेशेंट्स की जान किस तरीके से बचाई जाए। और जब हम कोशिश करते हैं यहाँ की सच्चाई दिखाने के लिए तो हम पर पुलिस आ जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गोवा के अस्पताल में लगातार मरीजों की मौत क्यों हो रही है और आधी रात को ऑक्सीजन का संकट कैसे मरीजों की जान ले रहा है। गोवा मेडिकल कॉलेज के अंदर रोजाना कई पेशेंट्स की मौत हो रही है। 20 से 30 पेशेंट रोजाना मर रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि रात में 2 से 6 बजे के बीच में ये सारी मौतें होती है। हाई कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है। आज तक आपको इस सीधे हॉस्पिटल के भीतर जहां पर ये ऑक्सीजन सप्लाई होता है वहां की सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाना चाहेगा। और यहाँ पर देखिए, इस तरफ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो ट्रैक्टर के सहारे ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसका प्रेशर कहीं ना कहीं कम हो जाता है, ऐसा आरोप लगता है। और इस प्रेशर कम होने के वजह से जो है कई पेशेंट्स की मौत हो रही है और यही हाई कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है। देखिए, ये जो ट्रैक्टर्स यानी कि ट्रैक्टर्स और ट्रॉली के सहारे यहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं और फिर ये जो ऑक्सीजन है वो हॉस्पिटल को सप्लाई होता है। और ये आरोप कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है कि 2 से 6 बजे के बीच में ही ये ऑक्सीजन पूरी तरीके से ड्रॉप हो जाता है और गोवा मेडिकल कॉलेज के अंदर कई पेशेंट्स की जान भी चली जाती है।
गोवा में मेडिकल कॉलेज में मरने वाले मरीजों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है, लेकिन लगता है कि इस खौफनाक हालात के बावजूद गोवा सरकार और मेडिकल कॉलेज प्रशासन स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहा है। आपने ये वीडियो कब शूट किया था और ये कब का वीडियो है? आज तक संवाददाता सौरभ ने एक मरीज से फोन पर बात की, जिसका हाल सुनकर आप कांप जाएंगे। अच्छा, आज ही आपने ये वीडियो शूट किया है, क्या क्या हालात है, कैसी परिस्थिति है अंदर? सर बहुत वर्स्ट परिस्थिति है सर। इतना प्रॉब्लम है, उधर पैर रखने के लिए जो वार्ड में मैं गया था 147 वार्ड में गया था, वो उसमें मेरा जीजाजी था और उसमें पैर रखने के लिए जगह भी नहीं। इतने पेशेंट पड़े हुए हैं। उनको सोने के लिए बेड नहीं है। बेड तो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कोविड होता है तो निमोनिया का पहला प्रॉब्लम होता है, इसके लिए थोड़ा एक गद्दिया का भी अरेंजमेंट गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। मरीजों की बदहाली का ये हाल सिर्फ गोवा मेडिकल कॉलेज तक नहीं है, दूसरे अस्पतालों में भी संकट कुछ ऐसा ही है, क्योंकि गोवा पूरी तरह कोरोना की गिरफ्त में आ चुका है। यानी गोवा की हालत लगातार खराब हो रही है। गोवा में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 51% है, यानी टेस्ट कराने वाला हर दूसरा आदमी पॉजिटिव हो रहा है। रिकवरी रेट भी सिर्फ 71% है, यानी गोवा की हालत लगातार खराब हो रही है और उस पर अस्पताल का यह हाल। दरअसल कोरोना की पहली वेव में प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से लापरवाही बरती, जिससे गोवा कोरोना के जाल में फंस गया। और अब इस हाल में जब अस्पतालों के हाल को लेकर सरकार से सवाल हो रहा है, तो पुलिस के जोर पर पत्रकारों को जमीनी हकीकत दिखाने से रोका जा रहा है। लगातार होती मौत ने अस्पताल प्रशासन को सांसत में डाल दिया है। दिल्ली से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है, टैंकरों से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस संकट को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। पिछले 3 दिन से लगातार रात को लगभग 2 बजे से 6 बजे के बीच में ऑक्सीजन की सप्लाई की जो प्रेशर है ये कम होता जा रहा है और इसकी वजह से लगभग ऑन एन एवरेज 20 लोगों की मृत्यु हो रही है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होने के कारण, क्योंकि प्रेशर जो आता है ऑक्सीजन सप्लाई का कम हो रहा है। और आज हमें पता चला है कि लगभग 300 सिलेंडर कुछ कम थे, इनको रिक्वायरमेंट ज्यादा है। सो बेसिकली जो हो रहा है लॉजिस्टिकल इश्यू की वजह से हो रहा है। अभी नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, IAS ऑफिसर, जो ऑक्सीजन की सप्लाई देख रहे हैं, तो वो भी कुछ नहीं कर रहे। सो लॉजिस्टिकल इश्यू सॉल्व करने में कितने दिन लगते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन लगातार पिछले 1 हफ्ते से डेथ्स हो रहे हैं। स्वयं गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन, स्वयं गोवा राज्य के आरोग्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि सुविधाओं के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी में लोगों की मौत हो रही है। 1 साल हो गया है, यह सरकार अभी भी कोई भी तैयारी करने में असफल रही है। ये गोवा के स्वास्थ्य सेवा की वो हकीकत है जो सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करती है। जिस राज्य पर पर्यटकों के पैसे बरसते हैं, जिसकी देश दुनिया में नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन की इमेज है, वहां लोग इलाज के बगैर दम तोड़ रहे हैं। गोवा से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। एक और ऑक्सीजन की जंग जारी है, लोग सांस के लिए लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर सियासत भी अपने चरम पर है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस नेता श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की तो सियासत गर्म हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया और राजधर्म की नसीहत दे डाली। हाथों में फाइल लेकर क्राइम ब्रांच के अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी एक-एक सवालों का जवाब दे रहे हैं। कोरोना काल में पार्टी के सबसे सक्रिय नेता से पूछताछ की इन्हीं तस्वीरों ने कांग्रेस को आग बबूला कर दिया और अब कांग्रेस इस बहाने सीधे मोदी सरकार पर हमले कर रही है। देश के हर व्यक्ति को निर्णय करना पड़ेगा
कि क्या मुसीबत में ऑक्सीजन पहुंचाना अपराध है? क्या रेमडेसिवियर का इंजेक्शन लेने में मरते हुए व्यक्ति की मदद करना अपराध है? लगता है नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हाँ, ये अपराध है। इसीलिए आज भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में बी श्रीनिवास जी और युवा कांग्रेस की पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस को अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। दरअसल कोरोना के दौर में जब मरीजों के इलाज के लिए मारामारी मची है, सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपनों की मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो इस दौर में कुछ लोग मददगार बनकर आए, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी रहे। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें श्रीनिवास या यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाएं पहुंचाते दिखे। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच श्रीनिवास बीवी से जानना चाह रही है कि आखिर ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां आई कहां से? कहीं मदद के नाम पर कालाबाजारी तो नहीं की गई? पुलिस ने दीपक सिंह के नाम कोई व्यक्ति ने पीएल डाला है दिल्ली हाई कोर्ट में। गवर्नमेंट ने नहीं कर पा रहा है काम, ये लोग कैसे कर रहा है, ये लोग कैसे मैनेज कर रहा है मदद करने में करके। तो पुलिस का उनका फोन आए, लोग आए, मैंने उनको बता दिया हमने किस तरीके से माध्यम से कर रहा है, तो कैसे उनको सारे चीज समझा दिया। बाद में वो लेटरेड में भी वो लोग मांगा है तो हमने दिया, रिटर्न रिप्लाई मांगा है हमने, उसमें भी हमने उनको रिटर्न पे देंगे। देखिए कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इसमें ध्यान नहीं देंगे। श्रीनिवास बीवी ने क्राइम ब्रांच के सवालों का जवाब तो दे दिया, लेकिन इस कार्रवाई ने कोरोना काल में नए सियासी टकराव का आगाज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। राहुल के इस ट्वीट के बाद पार्टी के तमाम नेता श्रीनिवास बीवी के पक्ष में उतर आए और कांग्रेस सरकार पर रेड राज का आरोप लगाया। जब सत्ताधीश अपनी सत्ता की भूख मिटा रहे हैं और अपने अहंकार भरे बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी, भारतीय युवा कांग्रेस और हमारे अध्यक्ष युवा कांग्रेस श्री बी श्रीनिवास पर रेड राज, रेड धर्म की अनुपालना कर आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने एक शर्मनाक उदाहरण पेश किया है। उधर कांग्रेस के इन हमलों के बीच दिल्ली पुलिस की दलील है कि ये कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश पर की जा रही है। हाई कोर्ट ने दीपक सिंह नाम के शख्स की याचिका पर पुलिस को दवाओं के अवैध वितरण को लेकर नेताओं की जांच करने को कहा है। बीजेपी नेता भी महामारी के दौर में कालाबाजारी को रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम अकेले आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के पास अकेले नहीं जा रही है, जैसा कि मुझे आज मालूम चला कि श्रीनिवास जी के पास भी आज गई थी। वैसे ही परसों एक क्राइम ब्रांच की टीम मेरे पास भी आई थी, तो उन्होंने इंक्वायरी करी और स्टेटमेंट लेकर चली गई। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से आज रणजीत सिंह सुरजेवाला जी ने बयान देकर जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया कि नरेंद्र मोदी जी इसको करवा रहे हैं, ये इसकी मैं तीव्र शब्दों में निंदा करता हूं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इससे पहले दिल्ली पुलिस आप विधायक दिलीप पांडे से भी पूछताछ कर चुकी है। दिलीप पांडे भी सोशल मीडिया के जरिए लगातार लोगों की मदद करने में सक्रिय थे। अब कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी क्राइम ब्रांच की जांच के दायरे में आए हैं, जिसे लेकर केंद्र पर कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन संकट भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस पर सियासत जारी है। बीजेपी ने आज केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए ऑक्सीजन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। आज से एक हफ्ते की पहले जो परिस्थिति दिल्ली में थी उसको रिपोर्ट में कैद किया है, और वो कहते हैं कि एक्सेस सप्लाई दिल्ली में ऑक्सीजन की हो रही थी और हम सप्लाई कर रहे थे, दिल्ली इसको स्टोर नहीं कर पा रही थी, और इसका नतीजा हो रहा था जो टर्न अराउंड टाइम होता है, टैंकर आएगा, टैंकर यहाँ ऑक्सीजन अनलोड करेगा एलएमओ, और उसके बाद टैंकर वापस जाएगा। क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी तो टैंकर का टर्न अराउंड टाइम बढ़ गया था, और इसका खामियाजा जो आसपास के राज्य हैं जहां ऑक्सीजन और भी सप्लाई करना है, उन राज्यों को भुगतना पड़ रहा था। मेरा ये रिक्वेस्ट है सबसे कि ये टाइम राजनीति करने का नहीं है। हमें लोग एक तरफ मर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं, दुखी हैं लोग, तो हमें इस टाइम राजनीति नहीं करनी चाहिए।
दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने मिलकर हमारी मदद की। हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि भारतवासी कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रधानमंत्री ने माना है कि दुश्मन अदृश्य है, बहुरूपिया है, लेकिन भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। लेकिन जब एक और प्रधानमंत्री कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तब देश में राजनीतिक जंग और तेज होती जा रही है। सौ साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। बीते कुछ समय से अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। दूसरी लहर में कोरोना के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इस तरह से भरोसा देने आए हैं। अप्रैल में राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने यह तो कहा था कि अब की बार कोरोना तूफान बनकर आया है, लेकिन आज उन्होंने कोरोना से जंग में देश की जीत का भरोसा दिया। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक कोरोना से जंग में देश के सामने जो चुनौतियां आई हैं, उससे निपटा जा रहा है। देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे, वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। बीते कुछ दिनों में कोरोना को लेकर कई फैसले हुए। गुरुवार को ही सरकार ने वैक्सीनेशन का अपना प्लान भी देश को बताया है। लेकिन सरकार जितना भरोसा देने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस जैसे विपक्षी दल उतने ही तेज हमले कर रहे हैं। खासकर वैक्सीनेशन की नीति को लेकर सरकार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर 9 मांगों के साथ सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया है। आज तक ब्यूरो। उधर देश में आज पहली स्पुतनिक वैक्सीन का डोज लगाया गया। कंपनी का कहना है कि अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। वहीं सरकार ने दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। लेकिन इन सब के बीच वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है। शहर शहर लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। चंडीगढ़ में कोरोना की वैक्सीन वैसे तो लगातार लगाई जा रही है, लेकिन 18 से 45 उम्र की कैटेगरी में आज पहली बार चंडीगढ़ में वैक्सीन का जो है शुभारंभ हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कैमरे की लाइन जहां पर भी जाती है, लंबी लंबी लाइन यहां पर लगनी शुरू हो गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने 33,000 वैक्सीन चंडीगढ़ को अलॉट की है और चंडीगढ़ में तकरीबन आधा दर्जन सेंटर बनाए गए हैं यहां पर। और यहां पर ये जो लाइन है, ये अपने आप में बता रही है कि खासकर युवा वो इस वैक्सीन को लेकर काफी सीरियस हैं। और यहां पर जो ये लाइन लगी हुई है, देखिए यहां से जो गेट दिखाई दे रहा है, तकरीबन वहां तक लंबी लाइन लगी हुई है। और पहला दिन है चंडीगढ़ का। आपका नाम? सर वरुण। वरुण, कितनी देर आपको यहाँ पर आए हो गए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपने कराया होगा? ऑनलाइन करवाया था हमने रजिस्ट्रेशन, तो 1 आवर हो गया अभी हमें यहाँ पे लाइन में खड़े हुए। स्लॉट में क्या बताया गया था आपको? स्लॉट में बताया गया था कि कुछ 170 काइंड ऑफ पर्सन होंगे बीच में। तो उसके बाद अभी जब आए तो काफी ज्यादा थे उस टाइम तक, तो हम तो लास्ट में थे उस टाइम पे। तो अब वी आर फ्रंट पे, अब तो आए हम। आपका नाम? मेरा नाम तरुण है।
तरुण, ये नहीं लगता कि चंडीगढ़ में काफी लेट से शुरू हुआ है, देरी से शुरू हुआ है 18 से 45 जो यंग है उनके लिए? ऑब्वियस सी बात है, मतलब यहाँ पर इतना ज्यादा कोरोना है, हर 2 घर छोड़ के कोरोना है, तो आई गेस जल्दी वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए थी। हम लोग 1 महीने से घर के अंदर ही थे कि कब ये टाइम आएगा, तो 2 तारीख का इन लोगों ने बोला हुआ था कि वैक्सीनेशन ये पोर्टल्स ओपन करेंगे, और अब हो गया, और 2 हफ्ते बाद इन्होंने पोर्टल्स ओपन किए हैं। तो हमने आज फर्स्ट डे ही है इसका वैक्सीनेशन का ना, तो हमने फर्स्ट, और जो ये स्लॉट्स हैं ये हर 2 मिनट बाद सारे बुक हो गए। हमें बड़ी मुश्किल से यहाँ पे स्लॉट मिला है, और यहाँ पर हमें लग रहा है 200 बंदा तो करीब आ गया है। मतलब जो हमने ऑनलाइन पोर्टल पे देखा था वहाँ 142 सीट्स थी जब हमने रजिस्टर किया था, और यहाँ पर मोर देन 200 घंटे से हम खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो अभी फाइनली आई गेस नंबर आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को काफी खासा इंतजार करना पड़ रहा है, और ये लाइन है लगातार, अगर मैं कैमरे से दिखाऊं आपको, गेट है और गेट को भी कहीं ना कहीं क्रॉस करते हुए बाहर तक जा रही है। और इस लाइन में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर यंग लोग ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो जिनकी उम्र 18 से 44 के बीच में है वो लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाने आए हुए हैं। तो लोगों को खासा इंतजार यहाँ पर करना भी पड़ रहा है। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। वैक्सीन की मार देखी आपने, लंबी लंबी कतार। लेकिन आपको बता दें, स्थिति सिर्फ इतनी नहीं है, कई जगहों पर वैक्सीन की कमी के कारण तालाबंदी तक हो गई है। ये स्थिति कब सुधरेगी, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे गंगा की गवाही। जरूर देखिएगा, देखते रहिए। यूपी और बिहार की सीमाओं में बहती गंगा में मिली अनगिनत लाशों ने आसपास के लोगों में खौफ भर दिया है। यूपी का गाजीपुर हो या बिहार का बक्सर, पिछले कुछ दिनों में गंगा किनारे अनगिनत लाशें मिली हैं। यूपी से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा गाजीपुर के गमहर घाट से बिहार के बक्सर तक का सफर नाव से तय करके पहुंचे, और उसके बाद उनकी आंखों के सामने जिस तरह का भयानक मंजर दिखा वो आप भी देखिए। गंगा की लहरों में इंसानों की लाशें ही नहीं, इंसानियत भी डूब उतरा रही है। न जाने ये कौन बदनसीब थे जिन्हें मौत के बाद ना तो कफन नसीब हुआ, ना ही इनका अंतिम संस्कार हो पाया। चील, कौवे और श्वान इनकी लाशों को नोच नोच कर खाते रहे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बिहार के बक्सर तक मां गंगा की लहरों में न जाने कितनी लाशें इसी तरह बहा दी गईं। मेरे पीछे की ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। जो बुरी स्मेल होती है वो भी बहुत ज़्यादा है। और गाजीपुर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इसी घाट के आसपास इलाके हैं जहां पिछले 4-5 दिनों से लगातार एक के बाद एक शवों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था। जैसे ही शव मिले प्रशासन में हड़कंप मचा। अब जितने भी शव मिल रहे हैं उन्हें आखिरी विदाई ज़रूर दी जा रही है, वो सम्मान दिया जा रहा है क्योंकि वो उनका अधिकार है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस समय मैं यहाँ खड़ा हूँ आज भी 2-3 शव यहाँ से बरामद हुए हैं। ये जो पूरा इलाका है घाट बनारस से लेकर के मालदा तक, पश्चिम बंगाल तक, इस गंगा के किनारे न जाने ऐसे कितने शहर बसे हैं और कोई ये नहीं जानता कि आखिर ये शव कहाँ से आ रहे हैं, किसके हैं, क्यों इन्हें छोड़ दिया गया। कई लोगों का ये कहना है कि लकड़ियों की किल्लत हुई इसलिए लोग इन्हें जला नहीं पाए। अब प्रशासन की यहाँ कम से कम गाजीपुर में ये कोशिश है कि एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को कहा जाए कि प्रशासन मदद करेगा, लकड़ियों के अभाव नहीं होगा, लोग शवों को गंगा में न बहाएं। और इसीलिए आज तक की टीम, मैं, मेरे कैमरामैन संजय कुमार, गाजीपुर से लेकर बक्सर तक इस गंगा में यात्रा करेंगे और आखिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तट के किनारे बसे इतने बड़े शहरों में लोगों की क्या मजबूरी है जो वो अपनों के शवों को गंगा में प्रवाहित कर दे रहे हैं, उन्हें आखिरी विदाई भी नहीं देते। गाजीपुर में जो हालात हैं उन्हें देखकर स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है। एक तो बीमारी के संक्रमण का डर, ऊपर से पानी पर तैरती लाशें एक डरावने सपने से कम नहीं है। नाई है ना, वो नाई देख रहे हैं ना, हाँ। उस पार में गड़ा है कुछ 20-25 को कल दबा दिया गया। हाँ, कल परसों में दबाया गया, बाकी तो अभी गल गया था तो ऐसे हो गया। ये कितने दिनों से देख रहे हैं आप लोग अपने गांव के आसपास? समझ लीजिए 15 दिन का लगभग हो गया। और ये लगातार चल रहा है। लाइन लगा था, किसी को लकड़ी नहीं मिलता है तो किसी को कुछ नहीं मिलता, कोई मजबूरन बिक देता है। तो आप लोग को डर लग रहा था जब ये सब हुआ? देखते तो कोई आता नहीं, इधर आता नहीं था, समझ लीजिए। अभी भी नहीं आ रहा कोई? अभी कोई नहीं आता, इतना सुन सपाटा है गाँव, न तो दरिया पर आदमी 20-25 नोर नहाता था, सब नहाने वाला कोई नहीं आता है। सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि लाशों को बिना जलाए गंगा में प्रवाहित न करें। बिना जलाए गंगा। गाजीपुर के घाटों पर मुनादी की जा रही है,
और लोगों से अपील की जा रही है कि वो बिना जलाए शवों को गंगा में प्रवाहित ना करें, क्योंकि इससे महामारी फैल सकती है। सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि लाशों को बिना जलाए गंगा में प्रवाहित न करें। गंगा की लहरों में लाशों के तैरने की खबरें सुर्खियों में छाईं तो प्रशासन भी जाग गया। आनन फानन में जिले के डीएम और एसपी गहमर घाट पर पहुंच गए। स्थानीय विधायक सुनीता सिंह भी घाट का मुआयना करने पहुंची। आज तक ने जब बहते शवों पर सवाल पूछा तो वो बताने लगी कि हवा के रुख से लाशें इधर पहुंच गईं। ये नेचुरल है, लाशें उधर से बह के आई हैं, यहाँ लग गई। कहाँ से आ रही हैं? ये कहाँ से आ रही है ये कोई विषय नहीं है। मतलब ये तो प्रयागराज से भी लोग छोड़ रहे हैं। कुछ मान्यता है कि लोग ऐसे ही प्रवाह कर देते हैं, जल प्रवाह। तो हम लोग सबसे ये आग्रह कर रहे हैं कि गंगा को शुद्ध रखना है तो ये जल प्रवाह वगैरह रोकें। और वही लाशें हैं जो यहाँ के किनारे लग जाती हैं, कटान है चूंकि, तो हवा का रुख जिधर जाता है उधर रुक जाती है। गाजीपुर में गंगा में बहाई गई लाशें इतनी बुरी दशा में थी कि तमाम लाशों को तो केमिकल डालकर डिकम्पोज कर दिया गया। गाजीपुर में गंगा किनारे घाटों पर स्थिति अगर आप देखेंगे तो ये दरअसल सिर्फ विचलित ही नहीं बल्कि डरावनी भी है। और ये अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर स्थिति इतनी भयानक होगी। जैसे मैं इन इलाकों पर निकल रहा हूँ, एक के बाद एक शव यहाँ पर पहुंचे हैं जिसको जलाया नहीं जा सका, उसको डिकम्पोज करने के लिए उसके ऊपर केमिकल तक डाल दिया गया है। तो लगभग कुछ 20-25 को शव था। ये कब आए थे? कुछ गड़ाया, कुछ गल गया तो उस पर लगा दिए। क्या डाला गया इनके ऊपर? ये चूना वूना उसका क्या केमिकल है लगाया गया है। ये कब डाला गया भैया? ये दो तीन दिन पहले। कौन आया था करने? ये सब साहब लोग आए थे, एसडीएम साहब आए थे, सब 2-4 गो पत्रकार लोग आए थे। मैंने देखे तभी ये लोग न तो चूना उना डाल। हाँ, न तो एकदम गमकता था, ऐसे समझ लीजिए। बदबू थी। आज तक की टीम ने गाजीपुर से लेकर बक्सर तक नाव में सवार होकर दिल दहला देने वाले इस मंजर को बहुत करीब से देखा। ऐसी तस्वीरें देखी जिन्हें हम आपको हूबहू दिखा नहीं सकते। एक एक तस्वीर विचलित कर देने वाली है। हम गाजीपुर के गहमर गांव से लेकर के बक्सर के नरबतपुर तक सफर करेंगे इस नाव में गंगा के ऊपर। गाजीपुर का ये जो घाट है यहाँ पर शव मिलने शुरू हुए थे और बक्सर का वो नरबतपुर इलाका है जहाँ पर शवों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसको लेकर के ग्रामीण इलाकों में खौफ है, लेकिन जो मंजर देखा है शायद वो आधी तस्वीर है। मामला इससे ज्यादा गंभीर है। गंगा की धारा में नाव पर सवार आज तक की टीम बक्सर की ओर बढ़ी। गाजीपुर में जो दिखा था वो तो बस इस तबाही की एक झलक थी। जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ी, दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें हमें दिखाई पड़ी। यकीन मानिए कोई भी रिपोर्टर आपको ऐसी तस्वीरें कभी भी नहीं दिखाना चाहेगा, लेकिन तबाही के साथ साथ गंगा पर शवों को तैरते हुए जो तस्वीरें आपने देखी हैं वो इस त्रासदी की एक ट्रेलर है। मैं गाजीपुर से बक्सर बिहार की ओर चल रहा हूं इस नाव पर, और गंगा किनारे शव जो हैं वो आप गिन नहीं सकते, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब जहां हम गुजर रहे हैं ये पहचानना भी मुश्किल है कि वो किसी महिला का शव है या किसी पुरुष का है, लेकिन घाट के जितने किनारे हैं ये पुराने हो चुके हैं, फूल चुके हैं, इनमें पानी भर चुका है और लहर के साथ साथ ये लाशें जो हैं एक किनारे से इन घाटों पर पड़ी हैं। इनकी संख्या आप गिन नहीं सकते। अभी तक प्रशासन ने जितने शवों की अंत्येष्टि की है वो तो सिर्फ इस तबाही की एक ट्रेलर हैं। असली भयानक तस्वीरें गंगा किनारे गाजीपुर से लेके बक्सर के बीच में दिखाई पड़ती हैं। ये जितने किनारे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, या तो मैं यहाँ हड्डियों का कंकाल देख पाता हूँ या फिर इसके अलावा जो शव हैं जिन्हें 2-4-5 दिनों में प्रवाहित किया गया होगा, जिन्होंने इनके अपनों ने मुखाग्नि तक नहीं दी, वो फूल चुके हैं और पानी पर तैरने लगे हैं। कई शवों को हालांकि पत्थर बांधकर फेंका गया, रेत के बोरे डाले गए, लेकिन जहां पर गंगा में कर्व है, जहां पर लहर बाहर तेज निकली, तेज हवाएं चली, ऐसे में उन शवों को किनारा मिल गया और वो तैरते हुए किनारे पर आ गए। गहमर से लेकर पंचमुखी घाट के आगे नाव जब गंगा के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर बढ़ी तो तमाम शव हमें गंगा किनारे तैरते हुए मिले। ये शव बहुत ही विभत्स स्थिति में थे। कहीं 1-2 शव पड़े हैं तो कहीं 3। आशुतोष मिश्रा, गाजीपुर, आज तक। आखिर ये कौन लोग हैं जिनकी लाशें इस तरह से गंगा में बहा दी गईं, जिन्हें अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ? इन लाशों में तमाम तो इतनी सड़ गल गई हैं
जिनसे उनकी पहचान तक काफी ज्यादा मुश्किल है कि ये किसी पुरुष की लाश है या फिर महिला की। गंगा में लगातार शव मिलने पर योगी सरकार ने अब सख्ती दिखाई है। पीएसी की जल पुलिस को यूपी की नदियों में नियमित गश्त के आदेश दिए गए हैं। गहमर से पंचमुखी घाट होते हुए हमारी यात्रा आगे बढ़ी है। काफ़ी दूर आगे जाने पर बिहार की सीमा शुरू होती है, लेकिन अब हम नदी के दूसरे हिस्से की ओर जा रहे हैं। एक हिस्से की तस्वीरें आपने देखी, कितना डरावना मंजर है ये समझा जा सकता है। आलम ऐसा है कि चील कौवे उन शरीर को नोच रहे हैं। ये महात्रासदी दरअसल कैसे हुई, क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है, ये सवाल कौन पूछेगा, कौन इसका जवाब देगा। लेकिन हम यहाँ जो देख रहे हैं दरअसल निशब्द हो गया इन तस्वीरों को देख करके, कहने के लिए शब्द कम पड़ गए हैं। ऐसी महात्रासदी क्या कभी हिंदुस्तान ने देखी होगी। और अभी तो ये गाजीपुर की शुरुआत है, मेरे पीछे काफ़ी दूर से बिहार की सीमा शुरू होती है। अभी तो सिर्फ एक राज्य की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये मंजर तो कुछ भी नहीं है। 4 दिन पहले तो गंगा की लहरों में लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। रात का फायदा उठाकर लोग शवों को बिना अंतिम संस्कार किए गंगा में प्रवाहित कर देते रहे। वास्तविक स्थिति यह है सर कि नाइट के समय में जो बाहरी इलाके के लोग हैं वो एक तो रात का फायदा उठा रहे हैं, जल प्रवाह कर दे रहे हैं। अभी डीएम साहब ने आदेश किया है 2-3 दिन पहले, तो उससे काफी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई। 2-4 दिन पहले तो बहुत ही बुरी स्थिति थी। लेकिन जितने शव हम देख पा रहे हैं इनकी तो गिनती भी मुश्किल है। अभी आप 4 दिन पहले आते तो और आप नहीं देख पाते। ये तो काफी 4 दिन पहले उन्होंने आदेश किया, उस हिसाब से काफी सफाई हुई है। हम लोग का रहना यहाँ दुश्वार हो गया। जो अगल बगल में लोग रहते हैं वो तो बहुत ज्यादा ही परेशान हैं, सांस लेना मुश्किल काम हो गया है। और गंगा का पानी पवित्र माना जाता है स्नान करने के लिए, क्या ये गंगा अभी इस समय उतनी पवित्र रह गई है? इस समय तो नहीं है। इस समय हम भी मानते हैं, हम लोग तो जीवन ही हम लोग का यहीं पैदा हुए। जो पानी आज के डेट में देखने को मिल रहा है वो पानी गंगा का नहीं है। हमारी टीम की नाव आगे बढ़ रही थी, लेकिन गंगा में लाशें मिलने का सिलसिला नहीं थम रहा था। बिहार की सीमा में दाखिल होने से पहले हमें नाव में सवार उत्तर प्रदेश पुलिस दिखाई पड़ी, जो पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिसकर्मी माइक पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो लाशों को गंगा में ना बहाएं। कोई भी व्यक्ति गंगा जी में शव को प्रवाहित नहीं करेगा, किसी कीमत पे नहीं करेगा। आप पूरी तरह से लकड़ियों की व्यवस्था है, नहीं है आप लेके आए। आपके पास अगर धनाभाव है, आप अक्षम है, प्रशासन आपकी मदद को तैयार है, प्रशासन आपको लकड़ी उपलब्ध कराएगा। गहमर पंचमुखी घाट को पार करने के बाद आज तक की टीम मां गंगा की लहरों के साथ बिहार की सीमा में दाखिल हो गई। बाईं तरफ कर्मनाशा नदी की पतली धारा गंगा में जा मिलती है, तो दाईं तरफ गंगा के दूसरे किनारे पर तैरती लाशें दिखाई देती हैं। यहाँ से बिहार के बक्सर जिले की सीमा शुरू होती है, लेकिन पानी पर तैरती लाशें सीमाएं नहीं देख रही। महामारी ने सभी सीमाओं को तोड़ दिया है। चौसा बक्सर में ही चौसा इलाके में वो महादेव घाट है जहां सबसे पहले तैरते शवों की तस्वीरें सामने आई थी। आशुतोष मिश्रा, गाजीपुर, आज तक। ये लाशें कहां से आई? क्या यूपी से बहकर बिहार की तरफ गई या फिर बिहार से बहकर उत्तर प्रदेश पहुंच गई? विवाद इस पर भी है, लेकिन सवाल यह है कि इन लाशों को गंगा में बहाने की नौबत ही आखिर क्यों आई? कौन है इसका जिम्मेदार? और अब मैं बिहार में प्रवेश कर चुका हूं। बक्सर जिला यहां से शुरू होता है। नदी के उस पार यहां पर भी जो शव हैं वो क्षतिग्रस्त अवस्था में यहां पर भी पानी पर तैरते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि बक्सर में जिस घाट पर शव मिले थे और जिसके बाद प्रशासन में खलबली मची थी वो महादेव घाट जो आगे है चौसा इलाके में, वो ठीक मेरे पीछे की तरफ है, जहाँ से करमनाशा नदी जो है वो निकलती है और आगे गंगा में मिल जाती है। ठीक पीछे वो बक्सर का चौसा इलाका है और इसके बाद अगर आप देखें, लेकिन अगर ठीक सामने गंगा के इस पार दूसरा जो इलाका है, गंगा का दूसरा किनारा है, यहाँ बिहार में भी अभी आपको शव दिखाई पड़ेंगे जो गंगा में तैर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि इनकी अंत्येष्टि की जाए, इनको सड़ने से रोका जाए, क्योंकि इससे न सिर्फ ग्रामीण आसपास के इलाकों में खौफ है, लेकिन एक आगे संक्रमण बढ़ने का खतरा है। रास्ते में हमें गंगा किनारे जलती चिताएं भी दिखाई दी। ये शायद खुशकिस्मत थे जिनका अंतिम संस्कार संपन्न हो गया, लेकिन उनके बारे में क्या करें जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया?
जिन्हें मिली तो सिर्फ गंगा मैया की गोद। ऐसा मंजर यहाँ के लोगों ने देखा नहीं था और ना कभी सुना था। कोई रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि मृत्यु बहुत ज्यादा हुए हैं गहमर में। लगभग अभी तक 150 आदमी मेरे नजर में मरे हुए हैं। ये तस्वीरें हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि आखिर ये कौन लोग थे जिनकी मौत के बाद उनके शवों को इस तरह गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। क्यों इनके अपनों ने इन्हें इस तरह से गंगा में बहा दिया? ये सवाल जहन में आते हैं तो कलेजा कांप उठता है। नदी के दोनों किनारों पर ये तैरती लाशें महज एक आंकड़े बनकर रह गए हैं। कौन है ये सड़ते शव आसपास के लोगों को भयभीत कर रहे हैं। एक दूसरी महामारी के मुकाम पर खड़ा हो गया है उत्तर प्रदेश और बिहार। लेकिन सवाल फिर यही कि मरने के बाद जिन्हें सम्मान नहीं मिला, इस महामारी की आपदा आखिर कहां तक जाकर रुकेगी? कहां है सरकार, कहां है प्रशासन? कई सारे सवाल जहन में उठने लगे हैं, लेकिन ये तस्वीरें एक लंबे समय तक लोगों के जहन में डराती रहेंगी। बक्सर और गाजीपुर के बीच ये ग्राउंड रिपोर्ट लेकर संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। सरकारों और सिस्टम की ओर से कितनी भी पर्देदारी की कोशिश हो जाए, लेकिन गंगा की गवाही अपने आप में तमाम सबूतों के साथ देश के सामने है। यह स्थिति कब रुकेगी, कब बंद होगी, कब खत्म होगी, और इस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं। ऐसी तस्वीर दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। ये तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में कायम है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही।